हाय फ्रेंड्स। एचआरएम का यूनिट 6 का पार्ट 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो टॉपिक है कनेक्टिंग स्ट्रेटजी टू ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑल गुड स्ट्रेटजी हैज टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू मीनिंगफुल एक्शन एंड डिजायरेबल रिजल्ट। आपने या आपके ऑर्गेनाइजेशन ने एचआर के साथ मिलकर अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई है, ठीक है, तो उस स्ट्रेटजी को एक्शन में या रिजल्ट में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो वी विल हेयर एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ गुड स्ट्रेटेजिक एक्शन इन मेजर एचआर फंक्शन। यानी अगर आप एचआर को यूज कर रहे हैं एज ए बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए, तो इसमें हमें क्या क्या इम्पैक्ट या क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। पहला आपका एक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पे कुछ चार और पांच चीजें यहाँ पे बताई गई है। सो पहले नंबर पे यहाँ पे हमारा एक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि आपको सही टैलेंट को एक्वायर करना है। सो यहाँ पे एचआर प्लानिंग का जो है इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एचआर प्लानिंग का क्या मतलब होगा? एचआर प्लानिंग का मतलब है कि किस स्किल्स की या किस टाइप के एम्प्लॉयज की हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ है, ठीक है। हाउ मेनी टैलेंट आर रिक्वायर्ड एट व्हाट टाइम एंड व्हाट प्लेस। किस जगह पे कितने टैलेंटेड लोग की जरूरत है, तो वही होता है आपका एचआर प्लानिंग। तो एचआर प्लानिंग में क्या होता है कि जो आपका एचआर है वो इस बात को इंश्योर करता है कि सही पर्सन सही जगह के लिए अवेलेबल हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्यूचर ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। और इसमें इस बात का भी इंश्योर किया जाता है कि जो भी आप पर्सन को हायर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पर्सन को आप हायर कर रहे हैं, वो पर्सन का कोई भी नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। नेगेटिव रिकॉर्ड किस समय? मान लीजिए कोई फ्रॉडस्टर को आपने हायर कर दिया, ठीक है, रिस्क की बैकग्राउंड, तो ये सब नहीं होना चाहिए। एचआर को चाहिए कि जब भी किसी भी पर्सन को हायर करे, वो इस बात को भी इंश्योर करे। सेकेंड आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीन टर्म्स आ जाती है। ट्रेनिंग में तीन टर्म्स आ जाएंगी। एक है आपका ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन। तो तीन चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो कई बार ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन को लोग एक तरह से समझते हैं, कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ये सब एक ही चीज है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। तो वन बाय वन डिफरेंस समझते हैं। ट्रेनिंग का क्या मतलब है? ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपको जॉब को करने के लिए जो स्किल्स है, जॉब के लिए जो आपको स्किल्स की जरूरत है, तो वो आपको ट्रेनिंग में दिया जाता है। जैसे कोई भी पर्सन बैंक पे ज्वाइन करता है तो स्टार्टिंग में उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, 1 वीक का 2 वीक का ट्रेनिंग होता है। यानी आपको जॉब करने के लिए पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो स्किल्स चाहिए, वो आपको ट्रेनिंग से पूरी की जाती है। ट्रेनिंग से वो स्किल आप में डाली जाती है। सेकेंड होगा आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट ये थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है। ट्रेनिंग बहुत छोटी सी चीज है। काम करने के लिए जो स्किल, वो है आपका ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग में आपको मिलेगा। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट एग्जैक्टली क्या है? डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है। ट्रेनिंग मतलब एक बहुत ही छोटी या शॉर्ट टर्म की बात की जा रही है। डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसमें एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ किया जाता है, ठीक है, इसमें एम्प्लॉयज की ओवरऑल ग्रोथ की जाती है और एम्प्लॉय को फ्यूचर रोल के लिए रेडी किया जाता है। ट्रेनिंग का मतलब है कि ट्रेनिंग मतलब जैसे मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय ने ज्वाइनिंग किया, तो शॉर्ट टर्म के लिए उसको काम आना चाहिए। जैसे किसी को नया सॉफ्टवेयर का नॉलेज दिया तो उसको ट्रेनिंग दी गई, ठीक है। डेवलपमेंट एक ओवरऑल ग्रोथ करवाना एम्प्लॉयज की, ताकि वो फ्यूचर रोल के लिए फ्यूचर लीडर के तौर पे वो उभर के आए, तो वो पर्पस होता है आपके डेवलपमेंट का। यानी ट्रेनिंग आपका शॉर्ट टर्म गोल समझ सकते हैं, शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के जो टास्क है, और किसी स्पेसिफिक टास्क की बात की जाती है ट्रेनिंग में। और डेवलपमेंट में जो है, ये एक तो लॉन्ग टर्म है, और इसमें जो है लीडरशिप स्किल्स उन सबको लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप किया जाता है, ताकि फ्यूचर लीडर के तौर पे वो काम करें। तीसरा आपका यहाँ पे एजुकेशन। अगर हम बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन जो है वो और ज्यादा ब्रॉडर सेंस में यूज किया जाता है। इन्वॉल्विंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, सोशली तौर पे मतलब सामाजिक तौर पे, इंटेलेक्चुअली माइंड उसका डेवलप किया जा रहा है, और फिजिकली, तो तीनों डेवलपमेंट एजुकेशन में देखी जाती है। तो यही हो गया आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक्जैक्टली मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब है कि इस बात को इंश्योर करना एम्प्लॉयज से कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और एम्प्लॉयज जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आउटपुट दे रहा है, तो वो जो आउटपुट है या वो जो भी काम कर रहा है, जो भी उसका रोल है, वो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन गोल से मैच करना चाहिए। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉय अपने रोल को अंडरस्टैंड करे, समझे कि क्या उनका रोल है, क्या उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। सो यहाँ पे एम्प्लॉयज का जो भी रोल है, जो भी काम है, वो अलाइन करना चाहिए बिजनेस के गोल से। जो ऑर्गेनाइजेशन ने आप अपने गोल सेट किए हैं, तो आपको वही वाला काम करके देना है। तो वही बोला है कि एम्प्लॉय का काम या वो चीजें जो है, वो कंपनी के गोल से मैच करना चाहिए। ये सिर्फ आपका एनुअल अप्रेजल नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं कि सालाना अप्रेजल है, बल्कि इसमें क्या होता है कि आपको टाइम टू टाइम फीडबैक दिया जाता है, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सको, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम आपको जो है फीडबैक भी दिया जा रहा है। एनुअल अप्रेजल तो हो ही रहा है, साथ साथ आपको फीडबैक दिया जा रहा है, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें।
सो अगर हम आज के इकोनॉमी की बात करें, विच कॉल्स ऑन द ऑनर ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टू क्रिएट ए कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस। ने उन्हें 2003 में जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को 3 हिस्सों में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है कि डिफाइन करना कि क्या परफॉर्मेंस आपसे उम्मीद की जा रही है, क्या आपसे चाह रही है ऑर्गेनाइजेशन। मेजरिंग परफॉर्मेंस, जो भी आपने परफॉर्म किया उसको मेजर करना, आपका आउटपुट चेक करना, और फीडबैक एक्सपेक्ट ऑफ, फिर उसके बाद आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो पहले आपको बताना है कि क्या काम आपको करना है, फिर जो भी आपने काम किया उसको मेजर किया जाएगा, तीसरे में आपको फीडबैक दिया जाएगा ताकि कंटिन्यूस जो आपका इंप्रूवमेंट किया जाए। चौथा है आपका यहाँ पे रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है एग्जैक्टली? रिवॉर्ड का मतलब होता है कि ऐसे एम्प्लॉयज जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको कुछ रिवॉर्ड दो जिससे वो और मोटिवेशन फील करें और उनका आउटपुट बढ़े। ठीक है, कुछ स्टडीज कंडक्ट की गई हैव शोन दैट इफेक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द मोटिवेशन। यानी कुछ स्टडीज कंडक्ट की गई और वहां पे पता लगा कि जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, उससे जो है मोटिवेशन लेवल भी बढ़ जाता है। यानी अगर आपने अच्छे रिवॉर्ड सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखे हैं तो आपका जो है एम्प्लॉयज का मोटिवेशन बढ़ेगा और उससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। यानी रिवॉर्ड जो है मोटिवेशन को बढ़ाता है और मोटिवेशन से जो है परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो ये चीजें जो है लिंक्ड होती है, ऐसा इसमें बोला गया, स्टडी में ऐसा पाया गया। ठीक है, तो आप जो है अपने कॉम्पिटिटर से बेटर वे में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिले या आपके जो शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट है वो वैल्यू बढ़े, तो उसके लिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंसेंटिव सिस्टम यानी रिवॉर्ड सिस्टम को लागू करना पड़ेगा। रिवॉर्ड आप दो तरह से दे सकते हैं, या तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड दे सकते हैं, दूसरा हो सकता है नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड में क्या होगा कि आपने क्या कर दिया, उनकी सैलरी बढ़ा दी, एक इंक्रीमेंट उनको एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनेंशियल, बोनस आपने उनको पे कर दिया। नॉन फाइनेंशियल का मतलब क्या होगा? नॉन फाइनेंशियल में जैसे आपने उनको रिकॉग्नाइज किया या अप्रिसिएशन लेटर कोई दे दिया, या कुछ बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर, बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ, ऐसा कोई अवार्ड दे दिया जिसमें पैसा तो नहीं मिला लेकिन मोटिवेशन मिल गया रिवॉर्ड के थ्रू। ठीक है, तो रिवॉर्ड दो तरह से दिया जा सकता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। दोनों ही टाइप के रिवॉर्ड्स को कंपनीज इस्तेमाल करती है। और जो कंपनी है उनको चाहिए कि जो भी एम्प्लॉयज़ है जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको उनकी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड उनको दिया जाए। ठीक है, और कंपनी को प्रॉपरली असेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से एम्प्लॉय है जो इस इसके लिए एलिजिबल है, उनको फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड उनको देना चाहिए। इससे जो है उनका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है। 1998 में वाटसन ने एक बात कंक्लूड की गई थी, मतलब इन्होंने सर्वे कराया था और इन्होंने कंक्लूजन दिया था कि ऑर्गेनाइजेशन विद रिवॉर्ड सिस्टम लिंक टू बिजनेस स्ट्रेटेजी टू ए ग्रेट एक्सटेंट हैव ग्रेटर। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका रिवॉर्ड सिस्टम बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ जुड़ा था, मतलब ये उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी का ही पार्ट था कि रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, तो उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छे रिटर्न यानी ज्यादा फायदा कमाया एज कम्पेयर टू ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका बिजनेस स्ट्रेटेजी रिवॉर्ड से नहीं जुड़ा था। यानी जो भी आप बिजनेस की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि हम अपने गोल को पूरा करेंगे, आप अपने रिवॉर्ड को भी उससे लिंक कीजिए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिवॉर्ड को अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी से लिंक किया था उनको रिटर्न ज्यादा मिला एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है चार चीजें देखी यहाँ पे कि क्या क्या जो है अच्छी, अगर आपने स्ट्रेटेजिक एक्शन किया एचआर में तो क्या क्या इसके इंपैक्ट होंगे। एक तो एक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय, सही एम्प्लॉय को सही जगह पे सेलेक्ट कराना, पहली बात इसमें यहाँ पे है कि सही पर्सन, मतलब एचआर का मेन काम क्या है, टैलेंट को एक्वायर करना, तो सही पर्सन को सही जगह पे सही टाइम पे अवेलेबल कराना, जिसको हम बोलते हैं एचआर प्लानिंग। तो ये एचआर का मेन फंक्शन होता है। यहाँ पे एक टर्म और है दोस्तों, गेटवुड एंड फील्ड ने 2001 में जो है सिलेक्शन को डिफाइन किया। मतलब आप किसी भी इंप्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हो, किस आधार पे आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड एन ऑफर। मतलब इंडिविजुअल के बारे में आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका आप इवेल्युएशन कर रहे हैं ताकि आप ऑफर जो है एम्प्लॉयमेंट का अपने एम्प्लॉयज को दे सके, वो होता है आपका सिलेक्शन। फिर आपका आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे तीन टर्म्स है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन। ट्रेनिंग बहुत ही शॉर्ट टर्म की या बहुत ही छोटी चीज है जहाँ पे आपको कोई काम सिखाने के लिए स्किल्स दी जाती है, जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर सिखा दिया, या अगर मान लीजिए मतलब शॉर्ट टर्म के गोल्स को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, आपकी स्किल्स कुछ आपको स्किल की ट्रेनिंग मिल गई। डेवलपमेंट ये मतलब लॉन्ग टर्म होता है और ये ओवरऑल आपको उसमें डेवलप किया जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म है, फ्यूचर लीडर के तौर पर आपको डेवलप किया जाएगा। एजुकेशन मतलब इसमें ये और ज्यादा ब्रॉडर सेंस में कि इंडिविजुअल को सोशली, इंटेलेक्चुअली और फिजिकली तीनों ही तौर पे जो है डेवलप किया जाएगा, वो हो जाएगा आपका एजुकेशन। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का बहुत सिंपल सा मतलब है कि इंप्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करना। पहले तो आपको क्या रोल दिया है और आपके बिजनेस के गोल क्या है, तो आपका रोल और आपके बिजनेस के गोल क्या होना चाहिए, अलाइन होने चाहिए, एक दूसरे से मैच करने चाहिए। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में इसी बात को इंश्योर किया जाता है कि जो है इंप्लॉय व्हाट इज एक्सपेक्ट ऑफ देम एंड एश्योर, मतलब इंप्लॉय से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और क्या वो कर रहे हैं, तो इस चीज को मेजर करना वही होता है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जो आपके यहाँ पे 2003 में नोई ने क्या किया था कि तीन कैटेगरी में डिफाइन किया था इसको, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को। पहला है कि आपकी परफॉर्मेंस को
डिफाइन करना कि क्या आपको काम दिया जा रहा है, क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दूसरे में आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, और तीसरे में आपको जो भी आपने काम किया आपके मेजरमेंट के आधार पर बताया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा कि कैसा आपने काम किया। रिवॉर्ड सिस्टम, बहुत सी स्टडी में पाया गया कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे से रिवॉर्ड देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, उससे एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं और उससे उनका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने जो है रिवॉर्ड दो तरह से दिया जा सकता है, या तो हो सकता है फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में मतलब सच में आपको पैसा दे दिया, सैलरी इंक्रीज करती, वो हो जाएगा आपका फाइनेंशियल रिवॉर्ड। नॉन फाइनेंशियल में क्या होगा कि आपको ऐसी बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ या बेस्ट इस तरह का कोई अवार्ड देते हैं, जहाँ पे पैसा तो आपको मिला नहीं पर फिर भी आपका मोटिवेशन बढ़ गया क्योंकि आपको नॉन फाइनेंशियल के नाम पे एक रिवॉर्ड मिल गया था। ठीक है, फिर वाटसन वेट ने 1998 में एक कंक्लूजन निकाला था सर्वे में, और बोला था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रिवॉर्ड सिस्टम जो है, जिन्होंने अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी से रिवॉर्ड सिस्टम को लिंक किया हुआ है, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका रिवॉर्ड सिस्टम बिजनेस जिनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी रिवॉर्ड वाले से लिंक नहीं थी। स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशंस, तो स्ट्रेटेजी को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो 5 पॉइंट एजेंडा फॉर एचआर प्रोफेशनल्स, तो 5 पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। किस टाइप की स्ट्रेटेजी, जो बिजनेस है, कॉर्पोरेट है, बिजनेस है या एचआर स्ट्रेटेजी, उनको इंटीग्रेट करना है। सो बिजनेस और एचआर स्ट्रेटेजी को इंटीग्रेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 तरीके हैं जिसकी हेल्प से जो है एचआर प्रोफेशनल्स अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं ताकि वो इंटीग्रेशन प्रोसेस में बेटर कंट्रीब्यूट कर सके। यानी कंपनी के जो बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए जिम्मेदार है, जैसे मान लीजिए आपका सीईओ बड़ी पोस्ट में जो है, ठीक है, और एचआर है, तो इनको मिलकर काम करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा किया जाए। आपने जनरल इलेक्ट्रिक वाले सीईओ का भी एग्जांपल देखा था, जिन्होंने बोला था कि मैं इतना अच्छा 20 साल तक इतने अच्छे से परफॉर्म इसलिए कर पाया था क्योंकि मेरे साथ एचआर था, एचआर के साथ मिलके मैंने बड़े बड़े डिसीजन लिए थे। मुझे जो चाहिए था, जैसा स्टाफ या जैसा टैलेंट चाहिए था, एचआर ने मुझे ऐसे लोग हायर करके दिए, इसीलिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा आगे बढ़ पाई। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ का स्टेटमेंट था एचआर को लेके, और उनका ये भी बोलना था कि सीईओ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सीट है ऑर्गेनाइजेशन में वो है एचआर की। ठीक है, तो इस से आप आइडिया समझ सकते हैं कि एचआर और अगर एचआर की स्ट्रेटेजी और बिजनेस स्ट्रेटेजी इंटीग्रेट करेगी तो कितना बेनिफिट ये पहुंचा सकते हैं। तो 5 ऐसे तरीके हैं, 5 वेज है। तो पहला क्या है कि जो एचआर है, ही मस्ट स्पेंड टाइम एंड एफर्ट्स अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड की स्ट्रेटेजिक इशू फेस बाय द कंपनी। तो एचआर को थोड़ा सा टाइम लगा के ये समझना चाहिए कि क्या क्या इश्यूज हैं। ठीक है, क्या क्या इश्यूज हैं, और हो सके तो उसको प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो क्या क्या इश्यूज हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, तो उन इश्यूज के लिए क्या क्या सॉल्यूशन है, तो इस चीज को लेके बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडीज को करनी चाहिए, कैसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो एचआर को चाहिए कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस एनवायरनमेंट को समझे और अपने टॉप मैनेजमेंट को प्रोएक्टिव होके उसमें हेल्प करे। यानी बिजनेस में क्या इन्वॉल्वमेंट है, हमारे बिजनेस में क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो सब चीजें एचआर को मालूम होनी चाहिए। दूसरा है कि जो एचआर है उसको खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए जो भी बिजनेस के निटिग्रिटीज है, यानी जो ऑपरेशनल डिटेल्स है, छोटी मोटी चीजें, हर जगह पे एचआर को इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका एचआर मैनेजर इस चीज को समझेगा कि जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन में किस तरह से काम होता है, ताकि वो उसी हिसाब से ट्रेनिंग ये सब दिला सके। तो जो आपका एचआर है, एचआर को चाहिए कि वो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट की भी पूरी नॉलेज रखे, वहां पे भी वो इन्वॉल्व रहे, ताकि उसको पता लगे कि किस काम के लिए किस टाइप के टैलेंट की या किस टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये चीज एचआर को अच्छे से मालूम रहेगी, तो ऑपरेशन को बेटर वे में समझेगा, जिससे वो अच्छी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एम्प्लॉय का कराएगा, तो वो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करके देंगे। तीसरा यहाँ पे एचआर प्रोफेशनल को चाहिए कि वो ये जो गैप होता है ना एचआर और आईआर के बीच में, एचआर वही हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स, आईआर हो गया आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, उस गैप को पूरा करें। तो ये जिम्मेदारी भी एचआर प्रोफेशनल्स की होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स और आईआर में डिफरेंस क्या है दोस्तों, तो ह्यूमन रिसोर्स का मेन काम वही होता है स्टाफ को हायर करना, रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग दिलाना, ये काम होता है ह्यूमन रिसोर्स का। आईआर यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या काम होता है, आईआर का काम होता है कि एम्प्लॉयर यानी कंपनी और एम्प्लॉय, उनके बीच में किसी भी टाइप का कंफ्लिक्ट ना हो, जैसे सैलरी बढ़नी है या जैसे अभी 5 डे बैंकिंग का बात चल रहा है ना, तो वो आईआर रिलेशन है। आईआर रिलेशन मतलब एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कराना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में। कोई भी पॉलिसी बनी है, प्रॉपर पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन एचआर करवाएगा, और एचआर देखेगा कि कुछ भी कंफ्लिक्ट हो गया किस किस के बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, या एम्प्लॉयर बोल दीजिए, एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में कुछ भी कंफ्लिक्ट हो गया, तो एचआर की जिम्मेदारी होती है कि उस कंफ्लिक्ट को दूर करना। तो वही होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी एक पॉजिटिव अच्छा रिलेशन बना के रखना वर्कफोर्स के बीच में और एम्प्लॉयज के बीच में। ठीक है, तो इसमें अगर कोई गैप आ जाता है तो उस गैप को फिल करने का जिम्मेदारी भी एचआर का होता है, कि उसको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे इस गैप को फिल किया जाता है। चौथा है जो एचआर प्रोफेशनल है उनको खुद को जो है नॉलेज वर्कर्स की तरह, मतलब
ऑर्गेनाइजेशंस में नॉलेज का फ्लो हो। एचआर को चाहिए कि इस बात का इंकरेजमेंट दे और जो है नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा कल्चर डेवलप कराना कि वहाँ पे जो है नॉलेज का इस्तेमाल किया जाए, ताकि मार्केट में आप कॉम्पिटिटिव बने रहे, यानी आप नॉलेज को इस्तेमाल करोगे और उसकी हेल्प से आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनोगे। तो इस चीज़ के लिए भी एचआर को इंश्योर करना चाहिए। नॉलेज किस फॉर्म में हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी सर्कुलर है, उस फॉर्म में नॉलेज का शेयरिंग होना चाहिए। इस बात के लिए भी एचआर को जो है एचआर को मालूम होना चाहिए कि ये नॉलेज शेयरिंग की जा सकती है और नॉलेज की हेल्प से जो है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है और आप जो है मार्केट में कॉम्पिटिटिव भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है एचआर प्रोफेशनल्स नीड टू चेंज फ्रॉम ए सपोर्ट पैराडाइम टू वैल्यू क्रिएशन पैराडाइम। तो जो एचआर है उसको ये नहीं कि मैं बस एक सपोर्ट रोल प्ले करूंगा, नहीं, एचआर को चाहिए कि कुछ वो वैल्यू एडिशन करे, ठीक है, कुछ इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन करे। तो इस चीज के लिए एचआर को काम करना चाहिए। तो एचआर को चाहिए कि वो इकोनॉमिकल वैल्यू एडिशन करे, यानी सिर्फ सपोर्ट रोल के तौर पे नाम काम करे एचआर, वो एक वैल्यू एडिशन करके दे, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराए। सो इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन का मतलब होता है, मतलब ये एक ऐसा मेट्रिक है जो हेल्प करता है मेजर करने के लिए कि कंपनी एनफ प्रॉफिट मतलब बना पा रही कि नहीं बना पा रही अपने कॉस्ट को। मान लीजिए कंपनी का कुछ खर्चा आ रहा है, तो अपने खर्चे को हटाने के बाद भी कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट बच रहा है नहीं बच रहा, क्योंकि जो शेयर होल्डर है कंपनी के मालिक है। तो आपने जितने का सामान बेचा या जितने का आपका खर्चा है वो बराबर है, तो जो शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा लगाया जो कंपनी के मालिक है उनको क्या वैल्यू आप ऐड करके दे रहे हैं, ठीक है। तो वही होता है आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन का मतलब है कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, आपने जो भी इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसको हटाने के बाद आप अपने शेयर होल्डर को क्या वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, वही होता है आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। अगर इसको फॉर्मूले से जानना चाहें तो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट बचा, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कितना आपने कैपिटल लगाया, मतलब कितना आपका खुद का कॉस्ट पड़ा, आपने खुद कितना खर्चा किया, उसको माइनस करेंगे आपके नेट प्रॉफिट से, तो उससे आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 5 ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको एचआर को इस्तेमाल करना चाहिए अपने एचआर स्ट्रैटेजी और बिजनेस स्ट्रैटेजी के इंटीग्रेशन में। तो पहला पॉइंट वही बोला है कि एचआर को चाहिए कि वो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को अच्छी तरह से समझता हो, और दूसरा है कि एचआर को अपने ऑपरेशनल डिटेल या उन इश्यूज में भी इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि वो समझ सके कि किस टाइप के टैलेंट की कहाँ पे जरूरत है और किस टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है एम्प्लॉयज को। तीसरा है कि एचआर को चाहिए कि वो जो गैप है उस गैप को पूरा करे, एचआर और आईआर के बीच में गैप। एचआर मतलब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ये सब कराना, आईआर मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन बना के रखना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छा रिलेशन बना के रखना। तो अगर कोई गैप हो पा रहा है तो उस गैप को फिल करना एचआर का काम। अगला है कि एचआर को चाहिए कि वो नॉलेज वर्कर्स के तौर पे काम करे, ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज फ्लो हो, ये जिम्मेदारी एचआर को दी गई है। नॉलेज डॉक्यूमेंटेशन सर्कुलर किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लास्ट है कि एचआर को चाहिए कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू क्रिएट करे। ऐसा नहीं कि एचआर सिर्फ एक सपोर्टिव रोल के तौर पे काम कर रहा है, नहीं, एचआर को कुछ वैल्यू क्रिएट करके देना है। अब वैल्यू कैसे पता लगेगा? इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन अगर आपको जानना है तो उसके लिए फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सब कुछ पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया, कितना प्रॉफिट बचा, माइनस कॉस्ट, कितना आपने पैसा लगा रखा था, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका ईवीए। अलाइनिंग एचआर सिस्टम विद डिसीजन फ्रेमवर्क। सो यहाँ पे स्ट्रेटेजी आपका जो एचआर है उसकी बात की गई है कि जो एचआर है, एचआर बीइंग ए सपोर्ट फंक्शंस हैज टू स्ट्रेटेजिकली कंट्रीब्यूट टू बिजनेस ऑफ, यानी एचआर जो सपोर्ट रोल तो प्ले करता है, साथ साथ उसको स्ट्रेटेजी की बनाने में भी, ऑर्गेनाइजेशंस की बिजनेस स्ट्रेटेजी में भी सपोर्ट करना चाहिए। यानी एचआर को हमें क्या बनाना है? स्ट्रेटेजिक एचआर बनाना है, मतलब एचआर अपने काम तो करे, साथ साथ बिजनेस स्ट्रेटेजी में भी वो अपना अच्छा रोल प्ले करे। कैसे होगा? एचआर को चाहिए कि वो राइट पीपल, ठीक है, राइट स्किल्स वाले या राइट नॉलेज या राइट एटीट्यूड वाले लोगों को ही रिकॉग्नाइज करे, उनको ही सेलेक्ट करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। तो वही आपका स्ट्रेटेजिक एचआर, यानी एचआर अपनी एक्टिविटी तो कर रहा है। एचआर की एक्टिविटी क्या है? रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना। स्ट्रेटेजिक एचआर में क्या है? बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी है उस टाइप के हिसाब से आपको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करना है, मतलब जिस स्किल की या जिस नॉलेज की, जिस एटीट्यूड की जरूरत है उस टाइप के लोगों को ही हायर करना, ताकि वो सही डिसीजन ले और इससे जो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो और गोल को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। ऐसे ही आपका मैक्शन एंड बोन ने 2002 में जो है ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर के बारे में बताया था। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर को कैसे डिफाइन किया था? इन्होंने बोला था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ व्हाट पीपल थिंक फील एंड डू, मतलब जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और कैसे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने
ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को स्टडी करती है, उस पर फोकस करती है, तो इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन पता कर सकती है कि जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन की मतलब किस हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में फील करते हैं, कैसा वो सोचते हैं। तो इससे क्या है कि इट प्रोड्यूस द आउटकम नेसेसरी फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गोल। तो अगर आपको मालूम चल जाएगा कि आपके एम्प्लॉयज कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, पता करा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अपना गोल समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तो वही आपका ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर, यहाँ पे आपके जो एम्प्लॉय उनके बिहेवियर को आप स्टडी कीजिए, देखिए किस टाइप का बिहेव रखते हैं, क्या वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझते हैं या वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए काम करने आते हैं। तो उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयज में किस टाइप का थिंकिंग है, कैसा वो फील करते हैं, कैसा वो बिहेव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि एंड प्रोड्यूस द आउटकम नेसेसरी, जो भी वो आउटकम देते हैं, जो भी उनका काम होता है, तो क्या वो ऐसा काम करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के काम आती है। तो ये चीज स्टडी आपको कर लेनी चाहिए। सो इंडियन स्ट्रेटेजी में, इंडियन सिनेरियो में किस तरह से बिजनेस स्ट्रेटेजी, एचआर स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो है एक एग्जांपल दिया टीसीएस का, कि पहले जो टीसीएस कंपनी है वहाँ पे क्या होता था कि एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है सॉफ्टवेयर पर्पस के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता था, और एम्प्लॉयज़ को लगता था कि यहाँ से हम पूरा नॉलेज लेके, नॉलेज गेन करके हम क्या करेंगे, यूएस चले जाएंगे, क्योंकि यूएस में सैलरी वो सब अच्छा उनको मिलता था। तो वो एक तरह से टीसीएस को यूएस के पासपोर्ट की तरह ट्रीट करने लगे कि टीसीएस में जॉब लगेगा, वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे, नॉलेज लेंगे, और फिर हम यूएस चले जाएंगे। तो टीसीएस को यूएस पासपोर्ट की तरह ट्रीट किया जाने लगा। फिर टीसीएस ने क्या किया कि बहुत सारे लोग जो टीसीएस के थे छोड़ के चले गए, क्योंकि यूएस में उनको जॉब मिल गया, ऐसी कंपनी जो उनको बहुत अच्छा पेरोल ये सारा कुछ पे कर रही थी। फिर बाद में टीसीएस ने क्या किया कि जो है एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा, और ऐसे ऐसे बिजनेस स्कूल, मतलब अच्छी अच्छी जो कॉलेजेस है वहाँ से जो है एम्प्लॉयज़ को हायर किया, और अच्छी सैलरी ऑफर की, ताकि एम्प्लॉयज़ का रिटेंशन रेट बना रहे और उनका टर्नओवर कम हो, मतलब कम से कम एम्प्लॉय छोड़ के जाए। इसके लिए जो है एचआर ने बहुत से मेजर्स लिए थे, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यूएस ना जाए टीसीएस को छोड़ के। तो इस तरह से एचआर ने अपना प्रॉपर रोल प्ले किया था। और जो एचआर का पुराना इमेज बना था टीसीएस में कि बहुत ही पुअर सैलरी ये सब मिलता है और सिर्फ एक यूएस पासपोर्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो फिर टीसीएस ने अपना बदलाव किया था। ठीक है, टॉप बिजनेस स्कूल से हायर करके अच्छी सैलरी देके, ऐसी सैलरी जो कॉम्पिटिटिव थी मार्केट में। तो इस तरह से टीसीएस का आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कि किस तरह से एचआर प्रैक्टिसेस ने, जो प्रॉब्लम आ रही थी बिजनेस में कि छोड़ के लोग यूएस जा रहे हैं, टीसीएस को एक यूएस पासपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे स्टूडेंट्स जो न्यूली ज्वाइन हो रहे थे टीसीएस में, तो उनके लिए अब वो जो है ट्रांजिशन, उसमें बदलाव देखने को मिला। चलिए दोस्तों, उसके साथ आपका लेटर सम अप आ चुका है, ये चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।